जून 1947 में मलेशिया के तट से दूर मलक्का के समुद्र में व्यापार मार्गों की यात्रा करने वाले कई जहाजों को एक भयानक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, कप्तान सहित सभी अधिकारी चार्ट रूम और पुल में मृत मिले हैं। शायद पूरा दल मृत हो गया है। थोड़े समय के बाद एक अंतिम संदेश मिला, जिसमें बस लिखा था, मैं मर गया। नजदीकी जहाजों को मालूम पड़ा कि वो संदेश डच फ्राइटनर एसएस औरंग मैदान जहाज से है। नजदीकी व्यापारी जहाज द सिल्वर स्टार उस जहाज के पास चले गए। जो उन्होंने उस जहाज पर देखा वो बहुत भयानक था। चालक दल का प्रत्येक सदस्य मृत पड़ा था। उनकी लाशें डेक पर बिखरी हुई थी। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और उनके चेहरे पर सरासर आतंक के भाव जमे हुए थे। सिल्वर स्टार के लोगों को रेडियो ऑपरेटर की लाश भी मिली। संदेश भेजने वाली मशीन मोर्स कोड पर उसका हाथ अभी भी है और आंखें खुली हुई हैं, लेकिन अजीब तरह से किसी भी शरीर पर घाव या चोटों के कोई निशान नहीं थे। सिल्वर स्टार के चालक दल ने जहाज को वापस बंदरगाह पर भेजने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे जा पाते, नीचे के डेक से धुआं निकलने लगा और एसएस औरंग मैदान में विस्फोट होने और अपने तेजी से डूबने से पहले बोर्डिंग पार्टी जल्दी से अपने जहाज पर लौट आई। कुछ लोगों ने कहा कि समुद्र में फिसलन से जहाज में फंसी प्राकृतिक गैसों के बादल घिर गए थे और जहाज को अन्य लोगों ने भी अलौकिक स्थिति में होने का दोषी ठहराया था। लेकिन आज तक जहाजों के चालक दल का सटीक भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। मुझे मेरे आगरा के चाचा ने लंबे समय पहले कहानी बताई थी। उनके लिए वो बहुत कठिन समय था, जब उन्हें अपने परिवार के लिए बहुत काम करना पड़ता था और अक्सर वो देर रात तक ट्रांसपोर्टिंग के ज्यादा पैसे कमाते थे। एक दिन वो जंगल के रास्ते घर आ रहे थे। उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी और आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया था। उस अंधेरी सड़क पर कोई खड़ा था। यह देखना असंभव था कि वो क्या है, और लगभग उस अजीब छाया के पास उन्होंने गाड़ी रोक दी। वहां गंदी छुर्रियों वाले कपड़ों में एक लड़की थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो रात में नजदीकी बस्ती से 10 किलोमीटर दूर जंगल में क्या कर रही थी। उन्हें बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर उन्हें उस लड़की की चिंता हुई जो पूरी तरह से अंधेरे में अकेली थी। वहां भालू और भूखे भेड़ियों का झुंड भी हो सकता था। उन्होंने पास वाले गांव में छोड़ने के लिए हॉर्न से इशारा किया और उसे अपनी कार में बिठा लिया। वो एक खूबसूरत लड़की थी और जिसने एक बात नहीं कही और अपनी आंखें बंद रखी। चाचा ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने गाने सुनने के लिए कैसेट निकाली। वो कैसेट हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। वो कैसेट को उठाने के लिए नीचे झुके। उन्हें गंदे वालों वाले जानवरों की गंध महसूस हुई। उन्होंने कुछ भयानक चीज की बात की। लड़की के पैरों के बजाय खूंखार जानवर के खुर जैसे लग रहे थे। वो देखकर ये डर गए। उन्होंने लड़की को सामने के दाएं पहिए की तरफ कुछ तलाश करने के लिए कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो उसे बाहर धकेलते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो दरवाजा खटखटा के खोलने के लिए मजबूर कर रही थी और चाचा ने कार उतनी ही तेजी से चलाई जब तक कि खूंखार जीव उनका पीछा न छोड़ दे। तब तक उस नजदीकी गांव से किसी और जानवर के भौंकने की आवाज सुनाई थी। उसने चाचा का पीछा छोड़ दिया और वो उस गांव की तरफ भाग गई। अगले दिन चाचा और उनके परिवार ने उस जगह को छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने कहानी को कई लोगों को बताया, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं मानता।
सिवाय मेरे सिवा। कोई नहीं जानता कि ये कौन था और किस तरह के जीव जंगल में शिकार करते हैं। ये तो वही लोग जानते थे जो कभी वापस नहीं आए। मुझे याद है जब मैंने इस जगह को काफी पुराना पाया था और इसकी छत पूरी ऊपर तक सड़न से भरी हुई थी। मैं ठेर से गुजर रहा था और मैंने पाया कि वहां पर बहुत अंधेरा है, खो जाने वाला। मुझे याद है वहां एक बूढ़ा आदमी था जो सिर्फ चिल्लाता रहता था। वो इसके लिए मेरे कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि क्यों। मैंने घर में प्रवेश किया। एक सकरी और घुमावदार पानी से भरी सड़क मैंने वहां देखी। वहां मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई परछाई शायद। जब मैं उस घर में पहुंच गया तो मैं अटारी पर चढ़ गया। यह अजीब और असामान्य चीजों के अध्ययन का मेरा निजी स्थान था। किताब ने ऐसे कई और अंधेरे राजों के बारे में बात की थी, ब्रह्मांड को साथ में लेकर दूसरी दुनिया के बारे में भी, जिसमें हमारे अलावा अन्य दुनिया भी शामिल थी। इसी ने मुझे रास्ते के बारे में बताया। उस रात मैंने वहां पर आग के 5 गोले बनाए और किताब में जो मंत्र लिखा था मैंने उसे उच्चारित किया। दीवारें पिघलने लगी और मैं गुप्त अंधेरे में जाने लगा। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक पहाड़ पे पाया। तारों के नीचे एक अजीब सा नक्षत्र बन रहा था। अगर मुझे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो एक रास्ता था, सिर्फ एक ही रास्ता, जो कि ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा था, गुफा की तरफ। मैं उस गुफा में चला गया। वहां बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे ग्रह के प्राणियों ने यहां पर कुछ लिखा है। वहां की संरचना, ऐसा लग रहा था कि उस गुफा में कुछ है। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मुझे नजर नहीं आया। वो गायब हो चुका था। मैं फंस गया था। वहां वो जीव मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे एक चाबी दी। मैं उस चाबी पर जो एक चिन्ह बना था उसे पहचानता था उस किताब के जरिए, लेकिन मुझे वहां कोई ताला नहीं दिखा। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं गुफा में आगे जाऊंगा। रास्ते के अंत में मुझे एक बंद दरवाजा मिला। वो अजनबी चाबी उसमें समा गई। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही मैं उसके अंदर गया, मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। किताब ने इसके बारे में बताया था, अंधेरे रहस्य की जगह। मैंने वहां विस्मरण देखा, मैंने पागलपन देखा, मैंने दर्द देखा। मैंने देखा कि उस अंधेरे ने मुझे कितना पीड़ित किया। जब दोबारा वहां रोशनी हुई तो मैं गुफा में वापस आ गया, पर मैं वैसा नहीं था जैसा मैं वहां गया था। मैं आपको बताऊं, वो बहुत डरावना था। एक आदमी जो जिंदगी में सब कुछ जानना चाहे वो जान सकता है और कुछ किताबों के जरिए जान सकता है, पर वो आदमी सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए ही नहीं बना था। My father gave me binoculars and I went out to the balcony every night to admire the moon, the stars, and sometimes to spy on the windows. Well, who didn't do that? There, I noticed that the lights in one window were blinking suspiciously. The lights went out and out again. As soon as I pointed my binoculars at that window, it stopped blinking. There was a girl in the window standing with her back to me. She was combing her hair, and I thought I'd take a little more look. Suddenly, she turned and stared right at me. She had a terrible, twisted face. Her eyes were looking at me. They were big and stretched out. A terrible smile and crooked teeth supplemented all this horror. Then she walked away from the window with a nasty, crooked gait. I stood behind the curtain and watched, wanting to know what would happen next. Then in the next window, I saw her creepy figure.
Then the lights in the hallway started blinking. She went out to the stairwell. I looked through binoculars and I was horrified. She was still looking at me and she seemed to be running towards me. I saw her running down the stairs. Her crazy eyes were still looking at me. The lantern next to that house started blinking and I saw her curved figure crawling out of the hallway. Her head was unnaturally turned towards me. I walked out of the apartment to the stairwell. When I got out, I heard the street door slamming downstairs. She walked into our house. So she's definitely coming to me. Curiosity overwhelmed my fear and I looked down. She was looking at me. I ran back into the apartment and I sat behind the door. It was silence and all I could hear was my breath and my heart beating. Then someone or something came to my door. ये कहानी है इंग्लैंड के 600 साल पुराने लुमले कैस्टल होटल की, जहां पे क्रिकेट जगत के 2 महान खिलाड़ियों ने अपना अनुभव बताया है। चलिए जानते हैं उन कहानियों के बारे में। ये बात है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन की 2005 एशेज सीरीज की, जहां उन्होंने बताया कि मैंने भूतों को देखा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। उन्होंने स्वीकार किया। वॉटसन कथित रूप से इस घटना के बाद इतने भयभीत हो गए थे कि वो ब्रेटली के कमरे में सो गए। दूसरी कहानी है अपने चहेते सौरव गांगुली की, जो कि लेडी लुमली के एक और शिकार थे। इंग्लैंड में एक श्रृंखला के दौरान भारत टीम उसी होटल में रुकी थी। सौरव अकेले अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात पानी की आवाज के कारण जाग उठे। उन्होंने देखा कि बाथरूम के सारे नल खुले हुए। पहले तो वो घबरा गए, सभी नल बंद करके सो गए। कुछ देर बाद पानी की आवाज ने सौरभ की नींद फिर से उड़ा दी। बाथरूम की लाइट ऑन थी। पैर अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो पर्दे के पीछे कोई औरत नहा रही थी। पर्दे के पीछे से उस औरत ने अपनी चमकती हुई आंखों से सौरभ को देखा। तभी अचानक से पर्दा खुला तो उधर कोई नहीं था। बाथरूम की लाइट जल बुझ करने लगी। सौरभ ये देखकर रॉबिन सिंह के कमरे में चले गए। तभी सुबह होते ही मालूम पड़ा हॉन्टेड है। June the 11th, 1962. The date which remained a mystery in the history of the inescapable prison, Alcatraz. 4 men, Clarence Anglin, John Anglin, Frank Morris and Alan West, made a planned escape from Alcatraz Island. The men began planning their escape in December 1961, under the leadership of Morris, the most intelligent of the 4, after one of them discovered some discarded saw blades on the prison grounds. Over the course of 6 months they slowly widened ventilation duct openings in their cells' walls, using the saw blades, spoons stolen from the commissary, and the drill improvised from the motor of a broken vacuum cleaner, until the openings were large enough to crawl through. They concealed their work with cardboard and various other items. Behind the cell tier was an unguarded utility corridor. From the corridor they climbed to the roof of their cell block inside the building, where they set up a small workshop. There, they assembled a variety of stolen and donated materials, including more than 50 raincoats that they turned into makeshift life preservers and a 6 by 14 foot rubber raft, the seams carefully stitched together and sealed with heat from nearby steam pipes. They built wooden paddles,
and stole a small accordion-like concertina from another inmate to serve as a bellows to inflate the raft. Finally, they climbed the shaft of pipes and ducts to the building's roof, where they cut away most of the rivets holding a large ventilating fan and grill in place. To avoid discovery of their absence during routine bed checks while they were out of their cells, and after the escape itself, they sculpted realistic dummy heads from a mixture of soap and toilet paper and decorated them with paint and their own hair. With towels and clothing piled under the blankets in their bunks and the dummy heads positioned on the pillows, they appeared to be sleeping peacefully. On the night of June the 11th, 1962, with all preparations completed, the men initiated their escape. Unfortunately, West had used cement to shore up crumbling concrete around his vent opening, and it had hardened, narrowing the hole and fixing the grill in place. By the time he was able to remove the grill and re-widen the hole sufficiently, the others had left without him. He returned to his cell and went to sleep. From the service corridor, Morris and the Anglin brothers climbed to the roof. Guards heard a loud crash as they broke through the shaft onto the roof, but since nothing further was heard, the source of the noise was not investigated. Hauling their gear with them, they descended a 50-foot wall by sliding down a kitchen vent pipe to the ground, then climbed two 12-foot barbed wire perimeter fences. At the northeast shoreline, near the power plant, which was a blind spot in the prison's network of searchlights and gun towers, they inflated their raft with the concertina. At some time after 10 o'clock, investigators estimated, they departed. ये शुक्रवार की रात थी जब मैंने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त ऋषि ने एक पार्टी में जाने का फैसला किया जो कि शहर के बाहर हो रही थी। हमें इस पार्टी के बारे में एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से पता चला था। ये एक बहुत ही हैपनिंग सी पार्टी लग रही थी, पर थोड़ी अजीब सी भी, क्योंकि ये पार्टी जंगल के बीचों बीच हो रही थी जहाँ कोई अकेला आने की हिम्मत नहीं करता। और खासकर रात को हमने फिर भी पार्टी क्रैश की और वहां पहुंच गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसमें कुछ तो ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। कुछ ही टाइम में वो लड़की वहां से गायब हो गई और मैं उसे ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी वो मुझे नहीं मिली। कुछ समय बाद हम पार्टी छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़े। मुझे इस समय बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। हम बाइक पर जा ही रहे थे कि अचानक रास्ते में हमारी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। हम जंगल में इतनी रात को अकेले बहुत डर रहे थे और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, जब तक कि हमें वही खूबसूरत सी लड़की फिर दिखाई पड़ी। उसने पास आकर कहा कि वो हमें अपने घर में आज रात के लिए पनाह दे सकती है, क्योंकि उसका घर पास में ही है और वो अकेली रहती है। हमने भी बिना कुछ सोचे हामी भर दी और उसके साथ चल पड़े। मुझे यहां थोड़ा अजीब तो लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे जंगल में अकेले क्यों रहेगी, पर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने पूरी रात रुकने के लिए हमें एक कमरा दिया और वहां से चली गई। पहली बार मिलने पर कोई ऐसा क्यों करेगा? उसकी मदद को स्वीकार करना और इन ताकतों को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। हम सोने चले गए। कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मेरी आंख खुली तो ऋषि वहां नहीं था। मैं घबरा गया और उसे ढूंढने के लिए उठा और कमरे से बाहर निकलने लगा। कमरे के दरवाजे के पास मैंने जितने कदम उठाए, आवाजें उतनी ही तेज होने लगी। जब मैंने कमरे के बाहर झांका तो मैंने देखा कि ऋषि का शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ था। उस लड़की के हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और वो ऋषि के टुकड़े कर कर खा रही थी। उस लड़की का पूरा शरीर खून से सराबोर था। यह सब देखकर मैं घबरा गया और वहां से भागने लगा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर मैं किसी तरह वहां से भागते हुए सड़क पर पहुंचा जहां मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो पिछली रात कई चीजों को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की और उसके चेहरे के अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
मैंने जब अपनी दाहिनी कुर्सी की ओर देखा तो वो लड़की वहां खंजर लेकर बैठी थी। मैं चिल्लाया और सपने से जाग गया। वो अभी भी खंजर के साथ मेरे कमरे में खड़ी थी।